मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम का यूपीएससी में रैंक वो 109वीं है, तो मैम से जानेंगे कि मैम का स्ट्रगल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या था, मैम ने कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था। तो इस तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है, चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप अपने बारे में थोड़ी सी बताएं। मेरा नाम अरीबा नुमान है। मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैं मास्टर्स इन सोशियोलॉजी अभी कर रही हूँ इग्नू से। जी, आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या था? मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरा इंग्लिश मीडियम था। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था। जी मैम, जब होली पीडीएफ में अपन अपना नाम देखा तो कैसा उस समय का आपका रिएक्शन क्या था, कैसे एंजॉय किया आपने उसको? वही होली पीडीएफ में नाम आना बहुत ही बड़ी बात है। तो मैंने सोचा था कि लिस्ट में नाम होगा पर टॉप रैंक्स में होगा, ये नहीं सोचा था। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगा सिंक इन करने में कि हाँ रिजल्ट आ गया है और ये रैंक आई है। तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उनकी खुशी देख के खुशी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा था। मैम, टाइम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताइए और उसमें कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, उसको बताएं आप। स्टार्टिंग विद एंशियंट हिस्ट्री, उसमें मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा की, वो किया। मिडीवल में मैंने सतीश चंद्रा की बुक की। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की। कमिंग टू ज्योग्राफी, मैंने सिर्फ 4 ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ी हैं 11th और 12th की। उसके बाद पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के सारे वीडियोस और ये सब उनकी नोट्स देखा। फिर इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने जो मेरी वाजीराम की जो मेरी क्लासेस थी, वहाँ की नोट्स मेरी हमेशा बैकबोन थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और बाकी न्यूज़पेपर जो है मैंने लगातार हर दिन पढ़ा है। मतलब मैं गिन सकती हूँ मैंने न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ा होगा। तो न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सफाइस करता है आपकी प्रिपरेशन को। तो ये ही मेरी बुक लिस्ट है। मैम, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक की बात होती है, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करें, आपको कैसे करें एस्पिरेंट ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सके। ओके, देखिए एलिमिनेशन 3-4 तरह से होता है। पहला ये है कि आपको समझना है कि एलिमिनेट करने का ऑप्शन वो किस में दे रहा है आपको। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ डायरेक्टली आपको एक एक लाइन में पूछ रहा है, तो वहाँ एलिमिनेट करने का थोड़ा चांस कम हो जाता है। जहाँ वो 2-3 ऑप्शंस आपको दे रहा है और हिंट्स दे रहा है, तो आपको हिंट ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन में आ रहा है कि जीडीपी विल ड्रास्टिकली इंक्रीज या जीडीपी विल ड्रास्टिकली फॉल या ग्रीन हाउस गैस विल बी एलिमिनेटेड, तो ये एक्सट्रीम चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि कोई चीज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है या एकदम एलिमिनेट हो जा रही है। तो जहाँ पे वर्ड्स हैं कि इट माइट, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन लीड टू, इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करिए। तो वो आपको हिंट्स देता है यूपीएससी, आपको वो पकड़ना है हिंट। क्योंकि प्रीलिम्स देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन आते हैं, कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो उसको 40 से 50 के ऊपर कुछ नहीं आता। तो आपको एलिमिनेशन ही अल्टीमेटली करना है, और एलिमिनेशन आपको तब आएगा जब आप बहुत ही वेल वर्स्ड हैं अपने सब्जेक्ट में, आपने न्यूज़पेपर अच्छे से कर रखा है और आपको एक जनरल, अब आपको एक समझ आ गई है पॉलिसी फॉर्म से कि कोई पॉलिसी बनेगी तो उसमें क्या बनेगा। कोई भी एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन होगा, अगर इंडिया किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किस बेसिस पे पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया किसी चीज़ का सिग्नेटरी होगा कि नहीं होगा, 2 कंट्रीज़ आपस में एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं। तो ये समझ आपको डेवलप करनी होगी, उससे आप एलिमिनेट कर पाओगे। मैम, एस्पिरेंट ये भी जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि कहीं भी आप इंटरव्यू करना जाओ तो उनसे ये जरूर पूछो कि याद कैसे करें, ज़्यादा समय तक कैरी कैसे करें, कोई टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके रिवीजन का बेसिकली वो टेक्निक क्या होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि वो एस्पिरेंट उसको कैसे फॉलो करें। देखिए रिवीजन इस पूरे साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे ख्याल से। तो आप जब पहली बार किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो उसको सोचिए कि आप ये लास्ट बार पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़िए उसको। पहला रिवीजन, आप पहली जो आपकी पढ़ाई है पहली किसी भी बुक को, आप उसको पूरा 15 दिन 20 दिन लगा दीजिए, पर उसका एक एक वर्ड को क्लियर रखिए। जब आपका वो एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सेकेंड रिविजन में वो जो 20 दिन लग रहा था, अब वो आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा। फिर वो जो सेकेंड के बाद थर्ड रिवीजन आप करोगे आपका 3 दिन में हो जाएगा, चौथा रिवीजन 1 दिन में हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली जो आपको रीडिंग करनी है वो बहुत ही इन डेप्थ करनी है, एकदम अच्छे से एनालाइज करके 360, और मेक श्योर कि आपने जो चीज़ आज पढ़ी वो 24 घंटे के अंदर आप एक बार फिर रिवाइज कर लो। तो ये टेक्निक मुझे बहुत काम करती थी। अगर मैंने आज कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर मैं उसको एक बार फिर पढ़ लेती थी, तो वो दिमाग में काफ़ी टाइम तक बैठ जाता है। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से 10 दिन से ज़्यादा बिना टच किए ना रहिए।
जैसे अगर आपने पॉलिटी ख़त्म कर दी और आप 10 दिन बाद अब आप उसे उठाएंगे तो फिर से आपको टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम को कम करिए किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का, और रिपीटेडली रिवाइज़ करते रहिए। नोट्स बनाना मैम मतलब टेक्निकली कब वो करना चाहिए एस्पिरेंट को? पहले रीडिंग के बाद करना चाहिए, फिर कब उसे नोट्स में वो अपने बुक्स को कन्वर्ट करें? देखिए, पहली रीडिंग के बाद अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप फिर से वो पूरी बुक छाप देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको सब चीज़ पहली बार पता चल रही है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आप तब बनाइए जब आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इसको क्रिस्प फॉर्म में 2-3 पेज में ले आ पा रहा हूँ, उस चीज़ की नोट्स बनाइए। दूसरा, नोट्स आप बनाइए न्यूज़पेपर से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई कोट आपको मिल गई या कोई डेटा आपको मिल गया, कोई सर्वे आपको मिल गया, या आपको एक डायरेक्ट कोई ओपिनियन मिला है किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे अगर मान ली किसी ने कुछ लिखा है कि इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसको बस कीवर्ड्स में आप लिख लीजिए, पूरा का पूरा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स का बहुत गलत करते हैं ये एस्पिरेंट्स कि पूरे पूरे दिन वो नोट्स ही बना रहे होते हैं। नोट्स से ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना। अगर आप समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको नोट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मेंस में बेशक आपको नोट्स बनानी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और हर चीज़ आपको नोट्स में राइट डाउन करने हैं। जैसे मेरी हर चीज़ की 3 नोट्स होती थी। एक नोट्स जो क्लास की नोट्स है, दूसरा मैंने अब उसमें जो एडिशंस किए अपने न्यूज़पेपर से या बाकी सोर्स से उसको ऐड करके, और तीसरा वो नोट्स होती थी जो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ूंगी, वो इतना सा होगा। पूरा पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो सिर्फ 1 पेज में आएगा। इस तरह से आपको नोट्स बनानी है एंड में, बिल्कुल वो स्टार्टिंग में मत करिएगा, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक को जितनी बार पढ़ेंगे आपकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। तो जब आपको पूरी तरह से समझ आ गई है तो ही नोट्स बनाइए। मैम सीसेट की बात करिए तो उसमें आईआईटी वाले भी कभी कभार फेल कर जाते हैं। आपने 4 बार अटेम्प्ट दिया है और हर बार सीसेट का जो होता है उसको आपने क्रॉस किया है, जो बॉर्डर होता है, तो आपने इस पे कैसे काम किया था? देखिए, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो सीसैट में इतनी प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2018 में तो मैं सीसैट को देखकर भी नहीं गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ 80 क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं, पर वो 80 पे ही ख़त्म हो गया। मुझे इतनी भी मतलब समझ नहीं थी। वो बिल्कुल सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। मतलब मैंने सारा फोकस अपना प्रीलिम्स में जीएस में डाला, और मैं सिर्फ 4 नंबर से मेरा प्रीलिम्स छूटा था उस साल पे। तो सीसैट का टाइम ही नहीं मिला बेसिकली। तो सीसैट में मेरे मार्क्स उस टाइम पे 100 के अबव रहे, तो मुझे समझ आया कि इतनी ज़रूरत नहीं है। पर सीसैट अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक इंग्लिश हो गया, एक लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एक आपका क्वांट जो मैथ्स आता है वो हो गया। 3 पार्ट हैं, तो आपको मिक्स करके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने सोचा कि आप सिर्फ इंग्लिश के सहारे जाएंगे, आप डूम हो जाएंगे। सिर्फ मैथ्स के सहारे जाएंगे, फिर आपका वही होगा। तो आपको हर में से इजी क्वेश्चंस तीनों में से देखने हैं और पिक करना है। अगर आप सीसैट में ईगो लाएंगे ना अपना कि यार ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो सक रहा है, तो आप फंस जाओगे। आपको किसी भी क्वेश्चन पे 30 सेकेंड से 40 सेकेंड ज़्यादा नहीं देना है, आपको मूव करते जाना है। क्योंकि यूपीएससी इस तरह से पेपर सेट करता है कि एक चंक ऑफ इजी क्वेश्चन एक पेज पे होगा, पर आप आगे ही फंसे रह जाओगे, आप वहाँ जा ही नहीं पाओगे। फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। तो किसी चीज़ को ईगो पे मत लीजिए, कोई क्वेश्चन कि ये तो मैं कैसे नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ये करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। इज्जत करिए यूपीएससी की और आगे बढ़ते चले जाइए। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा आगे बढ़िए, इस तरह से करना है। मेंस की बात करिए तो बेस्ट तरीका क्या होता है, फॉर्मेट जो होता है आंसर राइटिंग के वो क्या होना चाहिए? बुलेट फॉर्म, पैराग्राफ, कैसे उसको लिखे तो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे? देखिए, हर किसी का अपना है ये बुलेट फॉर्म और पैराग्राफ फॉर्म का। कोई जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो बुलेट्स में हो। पैराग्राफ्स की मेरी प्रैक्टिस कभी रही नहीं है, और बुलेट का मुझे ये ज़्यादा एक और अच्छा पर्पस लगता है कि वो बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में एग्जामिनर को दिख जाता है। एक पैराग्राफ में उसको ढूंढना पड़ता है कि मेन पॉइंट कहाँ छुपा है। तो मैंने ये सोचा कि प्रेजेंटेशन भी मुझे बुलेट से अच्छी आएगी, और मैं जनरली भी बुलेट्स में ही प्रेफर करती हूँ। पर जो ऑप्शनल का पेपर है उसमें मैंने मिक्स किया है अप्रोच, कि कहीं पैराग्राफ भी है कहीं बुलेट्स भी हैं। सोशियोलॉजी में और एथिक्स में भी ऐसा है। एथिक्स में भी मैंने पैराग्राफ बुलेट दोनों करके यूज़ किया है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अपना आइडिया कन्वे कर पा रहे हैं, आप उसमें लिखिए। आपका जो स्टाइल है आप उसमें लिखिए। ज़्यादा इस चीज़ में मत जाइए कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये फोकस होना चाहिए। मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगे, और खास करके महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज? जो एस्पिरेंट्स ये सुन रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी की फील्ड में। तो अगर आपने ये चीज़ सोचा है कि आपको करना है तो बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करिए इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, आपकी क्या क्वालिटीज़ वो रिक्वायर करता है। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, और यही कुछ क्वालिटीज़ हैं जो वो चाहता है। ये हैं तो आप बिल्कुल आइए और बिल्कुल घबराइए नहीं। बहुत आसान है, मतलब आई वोंट से आसान है बट बहुत सिंपल है। एक तरीका है जो आपको ढूंढते चले जाना है और आप निकल जाएंगे। मतलब ये मैं कहती हूँ एक जंगल जैसा है, अगर आप खो गए तो आप फिर खो जाओगे, पर अगर आपने वो रास्ता देख लिया है, आपको याद है वो यहाँ से वहाँ आपको जाना है, वो क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जो महिलाएं हैं स्पेशली, मैं ये बोलूँगी कि हमारे समाज में महिलाओं का आगे आना बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में 50% विमेन पॉपुलेशन है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक उड़ान जो होती है, आपकी फ्लाइट होती है, वो सिर्फ एक पंख से नहीं उड़ सकती है। चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती है। तो अगर आप दूसरे पंख को गिराओगे ना, 50% पॉपुलेशन को गिराओगे, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा। तो हमें हर माँ बाप से यही बोलूँगी कि अपने बच्चियों को आगे आने दीजिए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए वो आगे क्या करना चाहते हैं। और स्पेशली मदर्स, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए अपनी बच्चियों को। और मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया बचपन से आज तक, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं भी यही आपसे चाहूँगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अरिमा नोमान मैम कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट वगैरह। तो दोस्तों, मैम का स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक यू सो मच मैम।